सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता रोज वफाकी बजट पेश कर दिया और आज सिंध असेंबली में भी जनाब बजट पेश कर दिया गया है। लेकिन अगर कल के पेश किए गए बजट की बात की जाए तो ये बजट जब आया उसके बाद से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय निकलकर सामने आई। वो लोग जो कि मईशत के काफी माहिर हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये बजट ऐसा लग रहा है कि ये एक साल का बजट नहीं है, क्योंकि यकीनी तौर पर पार्लियामेंट इसी साल अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, इसी साल इलेक्शंस होने हैं, पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने हैं, मुमकिन तौर पर इलेक्शंस तो होने हैं और इससे इलेक्शन से पहले का ये बजट है, ये 3 से 4 महीने का बजट करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी गई हैं जो मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा, जो कि हासिल हुसूल उसका है ही नहीं, आप उसको अचीव कर ही नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर जनाब, आपने इसमें अपनी आमदनी लिखी है और उसके एक्सपेंडिचर लिखे हैं कि कितनी आमदनी होगी और हम कितना उसका एक्सपेंडिचर करेंगे। 9.2 ट्रिलियन आपने पैसे टैक्स की मद में लोगों से लेने, एक साल के अंदर लेने। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पिछले साल का जो वफाकी बजट पेश किया गया था तो 7.3 ट्रिलियन जो टैक्स की वसूलियों का हदफ रखा गया था, 7.3, जिसमें अगर भी बात की जाए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन 6.1 या 6.2 ट्रिलियन उन्होंने वसूलियों का जो हदफ है ना वो पूरा कर लिया। अब 1 महीना बचा है, इस 1 महीने के अंदर 1.2 ट्रिलियन टैक्स लेना आवाम से इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आपने पिछले साल का टैक्स वसूलियों का हदफ है वो आपने अचीव नहीं किया, तो अगले साल का टैक्स वसूलियों का हदफ आपने मजीद बढ़ा दिया, 9.9 तकरीबन 2 आपने ये टैक्स वसूलियों का हदफ कर दिया, जिसमें से 80% किस पे जाएगा? आपको क्या लगता है 9.2 ट्रिलियन अगर ये अचीव कर भी लेंगे, यानी टैक्स आवाम से ले भी लेंगे, तो इसकी 80% जो अदायगी होगी ना, यानी 7.2 ट्रिलियन, ये आपके सूद में चली जाएगी, आपके कर्जे की अदायगी में चलेगी। उसके बाद जो बचेगा वो हम लोगों में इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन उसके बावजूद एक हैरत अंगेज तौर पर चीज निकल कर आई, जब इलेक्शंस की बात करने की बात की जाती है, जब वफाकी बजट के साथ साथ आप अपने ज़खायर की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पास पीछे पैसा नहीं है। आपने अक्सर वफाकी वज़रा के मुंह से बात सुनी होगी कि जनाब खजाना खाली है। जब खजाना खाली है तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा कैसे कर दिया गया, किस तरह से कर दिया गया? तो क्या इसको इलेक्शंस का बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा? और अक्सर माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब इसके बाद जब इलेक्शंस होंगे, नई हुकूमत आएगी, तो वो एक मिनी बजट भी पेश करेगी और साथ साथ एक और बजट भी पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ तो रखा गया है, लेकिन टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उसको टैक्स नेट के अंदर लाया ही नहीं किया गया। तो यह कहा जा रहा है कि जनाब ऑन पेपर तो बहुत अच्छा बजट है, लेकिन ऑन ग्राउंड इट इज नेक्स्ट कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा जनाब, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सेगमेंट में तो हम ये बात कर लेंगे और सेकंड सेगमेंट में इसी सूरत हाल का जिक्र करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान नई सियासी जमात बन गई है जनाब। अब नई सियासी जमात में खुद मुस्तहकमत कितनी है, कितनी वो मुस्तहकम है, उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या लोग उसको वोट देंगे, उस पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे। कुछ सियासतदान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन वो सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। अभी हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी मुमलिकत बराए पेट्रोलियम के वजीर हैं, और साथ साथ जो है शब्बीर जैदी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये जो बजट पेश किया गया है इस पर अक्सर लोग सरापा एहतजाज भी है, एहतजाज भी किया जा रहा है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये ऑन पेपर तो अच्छा बजट है, ऑन ग्राउंड ये अचीव नहीं किया जा सकता है। एहतजाज क्यों हो रहा है अगर आपको लगता है कि आपने बड़ा बेहतरीन बजट दिया है? क्या आपके ख्याल में आप चाहते हैं कि हमारी आईटी का सेक्टर ना बढ़े? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में आप दोबारा पता कीजिए। मुसद्दिक साहब, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आईटी सेक्टर की चले आपने बात कर दी, तो उसकी कम से कम परसेंटेज 14% नहीं होनी चाहिए थी? आपने शायद मेरा सवाल सही से सुना नहीं है सर। यानी अगर आपने आईटी पे टैक्स लगा दिया तो फिर आईटी कैसे बढ़ेगी? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट आईटी की मिला के 1-2 बिलियन के करीब है, जबकि एक एक कंपनी की 30-30, 20-20 बिलियन की एक्सपोर्ट दीगर ममालिक में हो चुकी है। तो अगर आईटी को आप चाहते हैं कि बढ़े, आगे बढ़े, और हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कंप्यूटर की समझ है, प्रोग्रामिंग की समझ है,
और अब तो डिजिटल ट्रेड के अंदर भी वो बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो तरक्की करें, हमारे बच्चे तरक्की करें, ना सिर्फ अपने लिए रोजगार ढूंढें बल्कि अपने दोस्तों को नौकरियां फराहम करें, ट्रेनिंग फराहम करें, तो हुकूमत ने ये तो उनको टैक्स की छूट दी है। वो जो 0.25% टैक्स है वो भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखा गया है ताकि पाकिस्तान को कोई ग्रे लिस्ट वगैरह से न डराया जाए, वरना तो आप ये समझ लीजिए कि उसको बिल्कुल छूट दी गई है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से 8, 10, 15 बिलियन डॉलर की आने वाले वक्तों में आईटी की एक्सपोर्ट शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है। आपने अपने बच्चों का टैलेंट तो देख रखा है, तो अगर आप उस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको मराद देंगे तो टैलेंट आगे बढ़ेगा ना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम है और इसको इससे भी अच्छा करना चाहिए। आपने देखा है उसमें कंप्यूटर की खरीदारी में छूट दी गई है, बिल्कुल कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में छूट दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में छूट दी गई है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरे ख्याल में इससे हमारे जितने भी लोग जिन्हें शायद ये समझ ना आई हो, जब उन्हें समझ आएगी तो उनको अपने बच्चे नजर आएंगे, उनको ये नजर आएगा उनकी बेटी, बेटा, भतीजी, भतीजा कैसे आगे बढ़ पाएंगे और ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। आईटी में हमें बहुत आगे जाना चाहिए और जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से अगर इस तरह की टैक्स में छूट दी जाएगी, कोई सब्सिडी दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमारी इंडस्ट्री पूरी दुनिया की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सकेगी। भारत में आईटी की इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है। लेकिन सर जब भी ये बात की जाती है टैक्स छूट के हवाले से, सब्सिडी से हवाले से, तो आप लोग ये कहते हैं जनाब खजाना खाली है। आप लोगों ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा भी किया, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। ऑब्वियसली महंगाई जितनी ज्यादा है, तो सर ये बताइएगा आपको लगता है ओवरऑल ये ज्यादा बेहतर है? क्योंकि इसहाक डार साहब की तकरीर से पहले भी आपके और आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इख्तलाफात हुए थे मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। तो डू यू रियली थिंक कि जो होना था वो सही हुआ या इसमें मजीद गुंजाइश थी? देखिए बहुत सिंपल बात है, इस पूरे आपको बजट में कोई एक भी सहूलत नहीं मिलेगी सेठ के लिए। अच्छा, आपको पिछले साल के बजट याद है ना, जिसमें 5 से 6 बिलियन डॉलर की वो तकरीबन मुफ्त डॉलर के अंदर पैसे दे दिए गए थे 50-100 लोगों को, ताकि वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएं। उसका क्या नतीजा निकला? वो सफेद हाथी खड़े हैं, ना बिजली प्लान की गई उनके लिए, ना गैस प्लान की गई उनके लिए, और यानी 5-6 अरब डॉलर जो है वो 40-50 लोगों को दे दिए गए। इस पूरे बजट में आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है? जो सहूलत नजर आएगी या वो गरीब आदमी के लिए होगी या लोअर मिडिल क्लास के लिए होगी या किसान के इलेक्शन का बजट कहा जा रहा है, कुछ नजर नहीं आएगा। नीचे से शुरू कर लीजिए। सबसे पहले वो लोग जो बहुत गरीब हैं उनकी सहूलत के लिए, उनको गुर्बत के अजाब से बचाने के लिए बिस्प के प्रोग्राम में इजाफा किया गया। पहले ही 150% इजाफा किया गया था, अब और 650 अरब तक उसे ले जाया गया है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन का प्लान है जो बहुत ज्यादा गरीब लोगों के लिए। तो ये पहली बात रही। दूसरा, हमने 900 अरब का तकरीबन डेवलपमेंट, 950 अरब का डेवलपमेंट का ये बजट रखा है ताकि लोगों को नौकरियां मिल सकें। कोई सड़कें बनाएगा, कोई दीवारें खड़ी करेगा, तो जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो हो गई निचले दर्जे के, एक तो बहुत से गरीब लोग, और दूसरा जो डेवलपमेंट से रिलेटेड नौकरियां हैं उनके लिए स्कीम्स। अब शहरी इलाकों और दही इलाकों के लिए 2 अलग-अलग बजट में स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं। दही इलाकों में क्या बनाया गया? दही इलाकों में ये तजवीज किया गया है कि एक तो पैदावारी ताकत किसान की बढ़ानी है, तो हर चीज जिसकी किसान को जरूरत है, चाहे वो सोलर ट्यूबवेल है, चाहे वो सीड है यानी बीज है, चाहे वो उसके थ्रेशर्स हैं, चाहे उसके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, शुरू से आखिर तक हर चीज में रियायत दी गई है। उसमें से टैक्स हटा दिया गया ताकि पैदावारी ताकत जो है या प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की है वो बढ़े, उससे यील्ड बढ़े, यानी हमारे पास जो पैदावार है वो बढ़े। ये तो एक बात रह गई। अब आप क्योंकि सहाफी हैं तो आप ट्रेवल करते रहते हैं, आपने देखा है सड़कों दरख्तों पे लगे हुए आम गल सड़ जाते हैं, आड़ू गल सड़ जाते हैं, चेरीज 60-70% जाया हो जाती मार्केट पे पहुंचने से पहले। तो छोटा कारोबार करने के लिए, यानी फ्रूट को पल्प करने के लिए, पल्पिंग की फैक्ट्री लगाने के लिए, अचार की फैक्ट्री लगाने के लिए, जैम की फैक्ट्री लगाने के लिए, पैकेजिंग के लिए खास लोन्स दिए गए हैं जिनको गवर्नमेंट अंडर राइट कर रही है। अच्छा। यानी उनका रेट भी कम है और उसका रिस्क भी थोड़ा गवर्नमेंट जो है वो अस्यूम करेगी उनके इंटरेस्ट रेट का। तो ये तमाम चीजें इसलिए रखी गई हैं
कि हमारे किसान जो हैं उनमें स्किल्ड वर्कर्स पैदा हों, उनके बच्चे बच्चियां जो हैं वो ना सिर्फ उनका इंटरेस्ट ज़राअत में बढ़े बल्कि वो अपनी जो पैदावार है उसको प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी तब्दील करें। और ये वैल्यू एडिड चीजें जो हैं जिनमें ज्यादा वैल्यू क्रिएट होती है उस तरफ चले जाएं, पल्प करें, जूस बनाएं, अचार बनाएं वगैरह वगैरह। इस ये दही इलाकों में एक इनकलाब आ जाएगा। अगर आप चाहें आपकी बातें सुनने के लिए बड़ी अच्छी लग रही है एंड आई होप एंड आई विश कि ये इंप्लीमेंट भी हो सके। आपने जो बात गिनवाई है वो ऑन पेपर, मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी बात बोली, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। टैक्स की छूट आप दे रहे हैं, आप छोटे ताजरों को आसान एक तरीका प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। लेकिन सर एक चीज आप शायद अभी बात करते हुए आपके जहन से निकल रहे, आपके IMF के साथ मुआहदे चल रहे थे, आप टैक्स की छूट दे रहे हैं, आप आम इंसान को इतनी ज्यादा रिलीफ दे रहे हैं जो कि आप ये अपना कारनामा समझा जा रहा है। तो सर फिर ये IMF की छतरी आपके ऊपर से फिर किस तरह से रहेगी? एक सवाल ये भी पैदा होता है, डिफॉल्ट से आप कैसे बचेंगे? अच्छा, जब भी इसाक डार से कोई डिफॉल्ट की बात की जाती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन सर रोड मैप कहां है उसका? कोई रोड मैप तो बताया ना कि डिफॉल्ट होने से कैसे बचेंगे आप? आपकी अदायगियां आपके सर पर हैं, किस तरह से आप डिफॉल्ट होने से बचेंगे? आप IMF से मुआहदा किस तरह से करेंगे दोबारा सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो 2-3 मुख्तलिफ शरह रिपोर्ट की जाती हैं। तो जो भी महंगाई की शरह आप उठा के देख लें, इस वक्त तनख्वाहों में जो इजाफा है वो उससे ज्यादा है। यानी आज से पहले 35% वो लोग जो बिल्कुल गरीब हैं या जो मुलाजमत करते हैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक, उनकी तनख्वाह में 35% का इजाफा कर दिया गया है ताकि महंगाई का बोझ जो पड़ रहा है उन पे वो अपने बच्चों की कफालत कर सकें, अपने माँ बाप की देखभाल कर सकें। जो लोग 17 ग्रेड से ऊपर हैं गालिबन उन पे 30% इजाफा किया गया तनख्वाह में। और जो पेंशन लेते हैं, क्योंकि उनको पर टैक्स नहीं लगता, बाकी तो जो तनख्वाह लेता है टैक्स भी देता है, उनको 17.5% इजाफा किया गया। तो आप इसको जरा इकट्ठा देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ महंगाई हुई है, हाँ लोगों के ऊपर उसका बोझ पड़ा है, लेकिन जो तनख्वाह में इजाफा किया गया है वो उस बोझ से कहीं ज्यादा है ताकि वो अपने बच्चों की कफालत कर सकें। बिल्कुल इसी तरह आप जो मिनिमम वेज है वो भी बढ़ा दी गई है ताकि मिनिमम वेज मेरे ख्याल में 32,000 या 33,000 कर दी गई है। तो अब प्राइवेट सेक्टर को भी कम से कम तनख्वाह जो है वो 32,000 रुपए अपने मुलाजमीन को देनी पड़ेगी ताकि उनको भी सहूलत पैदा हो, वो भी अपने बच्चों की किफायत कर सके। तो ये महंगाई का बोझ जो बेकाबू जिन था, जो हमारे ख्याल में पिछली हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से था, हमने बजाय इसके कि सिर्फ इल्जाम देते रहे कि पिछली हुकूमत से पूछें, हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं ताकि वो बोझ अवाम पे ना पड़े। सही है। जहां तक IMF का ताल्लुक है, अगर आप पिछले 2-3 महीने का हमारे एक्सटर्नल सेक्टर देखें, तिजारत देखें, यानी हम कितना इंपोर्ट करते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है। इसका मतलब है कि IMF आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम चाहेंगे वो आ जाए, हमने तमाम शराइत उनकी पूरी कर दी, हमारा ख्याल है वो आ जाएंगे और 9th रिव्यू करेंगे। अगर वो ना भी आए तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव हो चुका है, यानी हम हर महीने डॉलर और रुपए में पैसे जाया नहीं कर रहे बल्कि गेन कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, हमारे मुल्क के तमाम मईशत के जो माहिरीन हैं वो भी समझते हैं कि IMF से जरूर बात करनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ख्याल है, हमें उम्मीद है वो आएंगे भी ऑन बोर्ड, लेकिन अगर नहीं भी आए तो अब पाकिस्तान की मैं आप ये बात भी सर, हर टैक्स में जब भी टैक्स आता है ना, आवाम की दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको लगता है कि यार नया टैक्स पड़ जाएगा हम पे, हम वैसे ही टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं, विद होल्डिंग टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, GST है, इतनी सारी चीजें हैं, उसके बावजूद उनमें मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए टैक्स हेवन समझी जाती है जो कि टैक्स देते ही नहीं है। सर टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट को किस तरह से बढ़ाएंगे आप? देखिए, हमारे बड़े टैक्सेस जो हैं वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इस मरतबा जो हिदायत दी गई है वजीर आजम की तरफ से और वजीर खजाना की तरफ से अख्तियार को, वो ये है कि परसेंटेज में आप डायरेक्ट टैक्सेशन कम करें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम करें और डायरेक्ट टैक्स करें, यानी इनकम से टैक्स लें। ये जो इंपोर्ट के वक्त ही हम टैक्स ले लेते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम करें और बाकी टैक्स को बढ़ाएं आगे। हमारे मुल्क में टैक्स नेट को बढ़ाने का एक है मामला, क्योंकि लोग आदी हो चुके हैं, चाहे छोटा ताजर हो
या दीगर सर्विसेज के महकमे हों, लोग टैक्स नहीं देते। एक कल्चरल प्रॉब्लम है हमें, मगर अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े और मुल्क तरक्की करे तो इस कल्चरल आदत को छोड़ना होगा और कानून जो है उसे इन्फोर्स करना होगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस मर्तबा इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी कम होगी आहिस्ता आहिस्ता और टैक्स नेट को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पैदा होता है हर दफा जब भी टैक्स की बात की जाती है तो ये कहा जाता है जनाब टैक्स में इजाफा कर दिया जाए। कहा यह जरूर जाता है कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उन पर भी टैक्स देना लाजिम बनाएंगे और ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब ये जो बजट बनाया है इसमें इनका बड़ा अहम किरदार है, इस पर जरा मजीद बात करते हैं। अशफाक साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर 9.2 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है सर, आपको लग रहा है आप अचीव कर लेंगे इसको एक साल के अंदर, क्योंकि ये इलेक्शंस का साल भी है? डू यू रियली थिंक सर ये अचीवेबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है देखें इसमें अगर आप क्लोज जायजा लें तो इस वक्त आपकी जो कलेक्शन हमारी नजर आ रही है 7.2 ट्रिलियन की नजर आ रही है, और जो अगले साल इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ को अगर हम देखें तो 24.5 से 25% तक रहेगा। तो अगर मैं इसको 25% नेचुरल ग्रोथ में दिखा दूं तो ये 9 ट्रिलियन पे पहुंचता है। अच्छा। अगर 200 बिलियन के आपको नए टैक्सेस या उन टैक्सेस में इजाफा करना है जो ऑलरेडी लगे हुए हैं और उनकी एस्टिमेशन है, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्रॉब्लम होगा अनलेस कि कोई सीवियर इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड। सर वो बात आपकी दुरुस्त हो गई, लेकिन क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना अशफाक साहब कि इलेक्शंस का साल है ना, इलेक्शंस होने इस साल, और इसी वजह से ये सारा मामला चल रहा है। इसाक डार साहब ने एक ऐसा बजट पेश किया है क्योंकि सबको पता है कि जनाब अगर इलेक्शंस होंगे जिसकी भी हुकूमत आएगी वो मिनी बजट देगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि 3-4 माह का बजट है, इससे ज्यादा का बजट नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि आपका ज़ाहिर सी बात एक्सपर्टीज है इस बजट के अंदर, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं बजट बनाने वालों में शामिल हूँ। जी जी बिल्कुल सर, और मैं इसको फुल्ली इंडोर्स भी करता हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए अगर कोई नाकिद उसकी बिल्कुल अपनी राय का इजहार करने की उसकी आजादी है। अगर कोई वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ये गलत है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका अपना एक तरीक़ाकार होगा, मगर वो अपने वो जो जवाब जो हो ना वो सामने लाने चाहिए कि क्या जवाब है, किसके तहत वो ये कह रहे हैं। अच्छा। कि ये नहीं है। देखिए मुझे कोई मैंने भी कल रात को बहुत चीजें सुनी और काफी टॉक शो में मैं था, मगर कोई ऐसा जवाब मुझे मैं एक जवाब आपके सामने रख देता हूं। उनका जवाब ये, वो कहते हैं कि जनाब आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा आप लोगों ने कर दिया है। अब जब आप इलेक्शंस की बात करते हैं या जब भी सियासत की बात करते हैं, कहते हैं जनाब खजाना खाली है, लेकिन आप 30-30, 35-35% स्लैब के हिसाब से आप जनाब उनमें इजाफा कर रहे हैं। तो सर ये किस तरह, जब खजाना खाली है तो फिर आप इजाफा किस तरह से कर रहे हैं? टैक्स छूट आप दे रहे हैं, ये किस तरह से देंगे? IMF से आपकी डील हो रही है, तो सर ये किस तरह से करेंगे? ये वो जवाब पेश करते हैं। सलमान साहब आप माशाल्लाह एक बड़े मजे हुए एंकर हैं, आप मुझे बता सकते हैं गवर्नमेंट चलाने का खर्चा कितना है टोटल? सर दोबारा बताइएगा क्या कह रहे हैं आप? सलमान साहब आप माशाल्लाह एक बड़े मजे हुए एंकर हैं, आप मुझे बता सकते हैं गवर्नमेंट सर मैं कैसे बताऊं? ये तो आप बताएंगे ना सर, ये आपका काम है, आपने बताना है सर ये चीजें हैं। मैं नहीं बता सकता। आपने एक सवाल किया ना तो देखें आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज है कि मैं आपको जवाब दूं। अच्छा। पर आपका फर्ज बनता है उसमें तहकीक करना। सर तहकीक करनी तो आपसे बात करते हैं। बड़ा इसका वो नहीं है, ये एड हॉक पेमेंट है। अच्छा। और इतना कोई बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं आता। मैं आपको खुद कह रहा हूँ आपका कि ये वो खर्चे नहीं है। सबसे बड़ा खर्चा है जिसपे आप अगर आप जैसे एंकर अगर हमारा साथ दें और वो ये कहें कि जी IMF के एग्रीमेंट की वजह से, और जो पिछली हुकूमत ने एक एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से हमें लेफ्ट राइट एंड सेंटर अपने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने, पॉलिसी रेट बढ़ाने पड़ते हैं ना, तो एक पॉलिसी रेट का परसेंटेज बढ़ाने की वजह से हमें 400 अरब रुपए की हिट पड़ती है। तो अगर वो 400 रुपए अगर मैं 3% कम कर दूं ना तो मेरा पूरा PSDP और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कवर हो जाएगा। ठीक है। तो सर आप उस चीज पे हमें, आप मईशत के उन पहलुओं पे हमें रहनुमाई फरमा दें हमारी कि जहां पर हम कहीं बचत करके
आवाम की खिदमत के लिए चाहे इलेक्शन हो या ना हो, ये बात आपकी दुरुस्त है। 25 करोड़ आवाम है ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि टाइम की कमी है ना। मैं आपसे डिटेल में मजीद एक दो सवाल और करना चाहता हूं। सर 9.2 आपने ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा है अगले साल के लिए। पिछले साल का गालिबन शायद कुछ सर 7.2 था, 7.1 था, कुछ इस तरह का था, लेकिन वो इतना ज्यादा अचीव नहीं हुआ था। अब आप 9.2 आप कह रहे हैं कि आप रखेंगे, जिसमें से 7.2 हमारा सूद की अदायगी में चला जाएगा। सर सवाल ये पैदा होता है, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये तमाम ज्यादातर जो कलेक्शन होती है ना टैक्स की, ये इस तरह के टैक्स होती है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सर आप टैक्स नेट को कब बढ़ाएंगे सर? इसके लिए कोई तजवीज आपने रखी? देखा होगा ना, ये टैक्स नेट भी बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा रिटेलर्स ने खुद आके, मैं खुद मौजूद था उसमें और मैंने सरबराही की थी उस टीम की जो उनसे नेगोशिएशन कर रही थी। नेगोशिएशन क्या करनी है, ये हमारे अपने हैं। अच्छा, इनको बस सिर्फ उन्होंने हमें कुछ समझाना था, हमने उनको कुछ समझाना था, और अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह सारा काम अल्लाह ताला ने कर दिया। चलें। हमने उनकी जो बारातें थी, जो ये चाह रहे थे, बारात कोई नहीं मांग रहे थे, सब टैक्स देना चाहते हैं। वो जो चीज मांग रहे थे हमने उनको वो दे दिया, वो इंशाल्लाह रिटर्न भरेंगे तो टैक्स रेट में भी इजाफा होगा। और इस वक्त जो भी आपने टैक्सेस देखे हैं ना जिसमें इंक्रीज आपको हम बता रहे हैं, वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी की गई है। मैं आप देखेंगे ना कस्टम ड्यूटियों में बहुत ज्यादा कमी की है, तो बिलवास्ता टैक्स में काफी कमी हो चुकी है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब, थैंक यू सो मच। अब ये तो बात हो गई, लेकिन कुछ सियासी बात भी करेंगे। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद आयशा गुल अलई और महमूद मौलवी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। नई जमात आ रही है, ये किसके वोट को तोड़ेगी, कौन इनको वोट देगा, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी होगी, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और जनाब, एक और सियासी जमात का जन्म हो चुका है, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वाकई में आने वाले जो इलेक्शंस हैं इसमें कोई बड़ी कामयाबी कर दिखाएगी? लेकिन इसमें जो लोग मौजूद है ना, उनके बारे में जो राय है लोगों की वो कुछ इस तरह की है, क्योंकि जो बयानात उन्होंने दिए थे, जितनी हार्ड लाइंस उन्होंने ली थी अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ, और साथ साथ ये भी कहते थे, बल्कि अली जैदी साहब के साथ तो मैंने ईद का शो किया था, मैंने उनसे ऐसी जेनेरिकली पूछ लिया था, हालांकि मेरे जहन में ये बात नहीं थी। मैंने उनसे पूछा था कि अगर कभी आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने की जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा था कि जनाब मैं पाकिस्तान ही छोड़ दूंगा, सियासत ही छोड़ दूंगा। फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो फिर उन्होंने ये बात बोली कि जनाब माथे पे गोली मार दो, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह को नहीं छोड़ूंगा। अब अली जैदी, इमरान इस्माइल जैसे लोग जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज ही उनके साथ किया, अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के वो प्यारे हो चुके हैं। लेकिन क्या वाकई में अवाम उनको वोट देंगे? क्योंकि जहां से वो खड़े होते थे वहां पर तो ऑब्वियसली बल्ले को वोट मिलता था, वो इमरान इस्माइल अली जैदी साहब को नहीं मिलता था। अच्छा, उन्होंने कहा क्या, जरा सुन लेते हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आयशा गुल अलई साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, महमूद मौलवी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। बड़े अरसे बाद टीवी चैनल्स पर आप वापस आ रही हैं। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ जाना क्यों नहीं हुआ? काफ लीग क्यों ज्वाइन किया? आपके पुराने साथी सारे इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ चले गए। देखें, मैं हमेशा से मैंने अपने कुछ उसूल रखे हैं जिंदगी में। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लालच की वजह से कभी मैंने पॉलिटिक्स को नहीं चुना। जाती मफादात, इक़्तिदार की खातिर कि मुझे कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, मुझे कोई MNA बना दे, उसके लिए मैं के दरबारी बन जाऊं और फिर सच झूठ को जो है वो सच को झूठ बताऊं या रात को दिन बताऊं, तो ये जो है मैंने कभी नहीं किया और कौम जो है इस पे गवाह है। और यह है मेरा शुरू दिन से कि पॉलिटिक्स में किन किन उसूलों की बुनियाद पे आना चाहिए। तो इक़्तिदार में आपने देखा कि PTI उस वक्त इक़्तिदार में आने वाली थी और उस वक्त मुझ जैसे लोग जो थे वो हट गए PTI से। मैं उसको टाइटैनिक कहती हूँ कि शानदार टाइटैनिक से मैंने उस वक्त जो है वो छलांग लगा ली। मुझे मालूम ये जो है टाइटैनिक जो है वो डूबने वाला है और इसका जो सिस्टम था वो ठीक नहीं था। और उस वक्त था मैं आपको पता है कि माजी को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। चलें, ठीक है, आपने काफ लीग ज्वाइन कर ली है। मैं अगर आपसे पूछूं कि काफ लीग का अगले इलेक्शंस के अंदर 2023 में अगर इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इलेक्शंस का साल तो ये है, काफ लीग का मंजरनामा क्या होगा? कहां आप ये समझते हैं कि काफ लीग
हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। और चले इस्तेहकाम पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, चले वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट चले इलेक्शंस लड़ेंगे, हो सकता है पीडीएम के अगेंस्ट लड़ लेंगे। आप मौजूदा हुकूमत या पीडीएम के अगेंस्ट किस तरह से लग सकते हैं? आपके तो कैबिनेट में 2 मेंबर्स हैं। नहीं, हमारा देखें, हमारा कंपैरिजन जो है, यानी मेरा कंपैरिजन, चौधरी सरवर साहब का कंपैरिजन और शुजात हुसैन साहब का कंपैरिजन आप इस्तेहकाम पाकिस्तान या पीडीएम से आप बराए मेहरबानी ना करें, क्योंकि हमने इक़्तिदार को लात मारी, हमने ज़ाती मफादात की सियासत नहीं की। ये लोग तो इक़्तिदार में रहे और इक़्तिदार में कोई नजरिया तो इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जो लोग जमा हुए उनका कोई नजरिया तो था नहीं, क्योंकि जब अगर इनका नजरिया होता तो फिर ये डट जाते। कोई मतलब आज भी वो पीटीआई में होते और सर पर गोलियां खाने वाले और मरने के दावे करने वाले। मैं बेसिकली आपकी बात कर रहा हूं ना, फिर महमूद मौलवी की तरफ भी जाऊंगा, उनकी तरफ भी, वो भी हमारे मेहमान। मैं पूछना चाह रहा हूं, आप अगले इलेक्शंस में जाएंगे, आपका नैरेटिव क्या होगा? आप मौजूदा हुकूमत के हिस्सेदार हैं, आप उनसे अलग अपने आप को तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आप अवाम को क्या बताएंगे कि वो आपको वोट दें? देखिए, हमारा जो काफ लीग, मैं वही बता रही हूँ कि हम फाइनेंशियली एक तो क्लीन लोग हैं। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो एक गवर्नेंस को जानते हैं, डेमोक्रेसी को जानते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो पहले मुस्लिम रुकन हैं, 2 मरतबा रह चुके हैं, और एक जमहूरियत को जानते हैं कि जमहूरियत में आम लोगों की राय जो है वो अहमियत रखती है, नॉट एलीट्स। दूसरा ये कि उनका जो उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी में वहाँ पे काम किया है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, उसमें शफाफियत को जानते हैं। और झूठ पे आप बरतानिया में आप नहीं रह सकते आवाम के सामने झूठ बोल कर। दूसरा ये कि आयशा गुलाम पार्लियामेंटेरियन है, जिसने इक़्तिदार जब लोग MNA बनते हैं तो टेक ओवर के पीछे, मैं खुद पीटीआई के जो मौजूदा इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, इन लोगों ने मुझे खुद कहा, मैं इनके नाम नहीं लूंगी, कि मैडम जो है बीबी, ये वक्त बहुत कम है तो आप अपने लिए कुछ करें, ये पैसा जमा करें ताकि आप नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में आप खड़ी हो सकें। तो मुझे ये बात उनकी तरफ से तो बड़ी मुखलसाना बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बुरी बात थी। और मैं वो पार्लियामेंटेरियन हूँ जब MNAs ठेकों में ट्रांसफर्स पे पैसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं। मैंने शेख जायद इस्लामिक सेंटर पे, अगर मैं आपको हालात बताऊं ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो मौजूदा हुकूमत के हवाले से आवाम में काफी ज्यादा गम और गुस्सा है। उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत सारे। तो अगर आप ये नैरेटिव लेके इलेक्शंस में जाएंगी तो फिर आपको तो मौजूदा हुकूमत से अलग इख्तियार करनी चाहिए। हम फाइनेंशियली क्लीन है। हमारा देखें, नून लीग की जो गवर्नेंस है उस पर नून लीग को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है, हमने आपने पहले भी देखा कि हमने पहले भी जब आप लोगों के 2 मेंबर्स कैबिनेट का हिस्सा हैं, आप अपने आप को अलग कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम अलग हैं। हम तो गवर्नमेंट को नहीं चला रहे, ना ही हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर है। आपको पता होगा कि जी हम जब ये मुल्क क्राइसिस में होता है तो हम ये हुकूमत तो इस तरह एक सिंपल मेजॉरिटी से बनी है, एक बड़ी नैरो मेजॉरिटी। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, सवाल करूंगा ना, काफ लीग का वजीर आजम का फेस कौन होगा, वजीर आला पंजाब का फेस कौन होगा? आपकी तरफ मैं वापस आता हूं। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काइंडली दोबारा कनेक्ट कर लें। गुलाले साहिबा, ये बताइएगा, काफ लीग अगर पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है, वजीर अली आपके पास बेहतरीन कैंडिडेट कौन है? पार्टी फैसला करेगी। देखिए, हमारी पार्टी में जैसे मैंने आपको कहा कि हम हकीकी जमहूरियत पर बिलीव करते हैं। हम ना मौरूसी सियासत पर बिलीव करते हैं, ना हम वन मैन शो पे के शख्सियत परस्ती करें। और देखिए ना, तहरीक इंसाफ का जो कोई नजरिया नहीं था, एक शख्सियत के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा था, तो आज वो सब लोग जो है वो बिखर गए, पार्टी जो है वो खत्म हो गई। तो हमारा इंशाल्लाह पार्टी जो है वो फैसला करेगी। हमारी पार्टी में माशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद फैसला करेंगे या इलेक्शन से पहले आप बता देंगे? वरना उस्मान बुज़दार साहब जिस तरह के, तो ऐसा तो नहीं है ना कोई उस्मान बुज़दार जैसा बन जाए वज़ीर आला पंजाब? हमारी पार्टी में जमहूरियत इसलिए है, इंशाल्लाह वो पार्टी हम फैसला करेंगे कि वो कौन बेहतरीन सूटेबल इंसान है। उस्मान बुज़दार की तरह फैसला हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार का बेसिक मसला ये था कि वो यस मैन थे, और खान जो थे वो यस मैन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी रखा हुआ था, पंजाब में भी, ताकि उनको जो पोस्टिंग ट्रांसफर में जो फरागोगी के जरिए पैसे थे वो उन तक पहुंचाए जा सके। हमारा यस मैन नहीं होगा, हमारा इंशाल्लाह एक बेहतरीन जो लोगों की गुलाले साहब, ये बताइएगा, मुस्लिम काफ की जो जमात है ना, वो आज से नहीं, तवील अरसे से एंटी PMLN तस्वुर की जाती है। पीपल्स पार्टी से उनकी कहीं ना कहीं हमदर्दियां हैं, लेकिन एंटी PMLN है। अभी आप उनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं, नेक्स्ट इलेक्शंस में आप उनके अगेंस्ट लड़ेंगे या सीट एडजस्टमेंट पे लड़ेंगे?
MLN के साथ नहीं है, हम मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, ना हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हमारा मुस्लिम लीग काफ जो है हमारी अपनी एक नज़रिया है। और मैंने आपको कहा कि हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में आप फ़र्क देखें कि इस पार्टी में आपको क्लीन लोग नजर आएंगे। हम कोई कॉल और फेल में हमारा तजाद नहीं है कि हम पीछे पैसे लोगों के खाएं, लूटें पैसे, चोरी करें और ऊपर से हम लोगों की गरीबों का नारा लगाएं। और हम मिडिल क्लास के नुमाइंदे खिलाफ ये इल्जामात लगते हैं, आप अपने आप को उनसे अलग भी तो करें ना। मेरा बुनियादी सवाल ये, आपने तीसरी बार कहा कि आप पे इल्जामात नहीं है, ठीक है, लेकिन जिन पे लग रहे हैं उन पे से तो अलग करें। 174 की मेजॉरिटी से ये हुकूमत बनी और उसमें हमारे भी 5 वोट्स हैं। और हमने जब मुल्क क्राइसिस में हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इस कहीं ना कहीं डूबते हुए जहां इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसमें एक कंधा आपका भी तो है ना। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जो महंगाई आई है, देखें महंगाई जो है वो 40% पे महंगाई पाकिस्तानी आवाम के लिए पहुंच गई है। और पंखे पर जो है वो 2,000 रुपए उस पर टैक्स जो है रिसेंट बजट में जो है वो किया गया है। इसी तरीके से वो मंजूरी होती है उसमें आप लोग शामिल हैं? हम नहीं शामिल, ये पॉलिसी हमने नहीं बनाई, ये PMLN ने बनाई है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उनका है। ठीक है, हम इस पर एहतजाज करेंगे। और जो गवर्नेंस है पंजाब में, नून लीग की गवर्नेंस रही, वो कोई अच्छी, वहां पे आज भी स्कूलों की आप हालत देखें। जो मोरली आपने हुकूमत से अलग होना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप PMLN के अगेंस्ट लड़ेंगे। अब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा मुझे इजाजत दे दें, मैं उनको भी जरा। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। महमूद साहब मुबारक हो सर, इस्तेहकाम पाकिस्तान का आप हिस्सा बन चुके हैं। सर इसका मंशूर क्या है इस पार्टी का? देखिए अभी जो है ये मंशूर और जो है इंशाल्लाह कुछ दिनों में अभी बनेगा। उसके लिए कि अभी पार्टी फॉर्मेशन में है। अच्छा, इंशाल्लाह अभी फॉर्म होगी कुछ और मंशूर और ओहदे और पॉलिसी इसकी सही। अभी तक कुछ 1 पॉइंट एजेंडा तो है ना, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का था कि भाई वो जो ना जो मुल्क की दौलत लूटी है उनके अगेंस्ट लड़ेंगे। आप किसके अगेंस्ट लड़ेंगे सर? देखिए एक चीज क्लियर है, हम जो है फौज के अगेंस्ट कम से कम नहीं लड़ेंगे। वो तो कोई भी नहीं लड़ता सर, कोई इतना लड़ना भी नहीं चाहता मेरे ख्याल से। तो अगर लड़ना नहीं चाहता तो आज जो है PTI की हालत, मैं उनकी बात नहीं कर रहा सर, मैं मुस्लिम नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, काफली की ऐशा गुलाली भी हमारे साथ मौजूद है। ये तो क्रेडिबिलिटी का नहीं हो सकता ना। मतलब आप लोगों ने काम क्या किया, आप किसके अगेंस्ट, आप एक नजरिया क्या लेके जाएंगे अवाम में? देखिए इसकी पूरी पॉलिसी बनी तो देखें, नजरिया यही है कि लोगों की खिदमत करना और मुल्क को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना। सही है। आप मुल्क किस नेट पे आके फंस गया है। ठीक है, आप देखें, आप PMLN ने अभी जो बजट दिया है, PTA जो भी आप कहें, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इस बजट देने के अलावा। सही है, ठीक है। मैं तनकीद नहीं करूंगा। आप ये देखें ना, हालात को देखते हुए क्या बजट और देते हैं। सही है, चले वो उनकी बात है ना सर, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, मैं उनसे सवाल ही करूंगा। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको थोड़ा सा रिवाइंड में लेके जाओ ना, पीछे लेके जाओ, आपको याद होगा आप जिस जमात से आपका ताल्लुक था पहले, पंजाब में इंतखाबात हुए, 20 सीटों पर इंतखाबात होने थे, 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। और जो मुनहरिफ अराकीन थे ना, उन मुनहरिफ अराकीन को बैक किया मुस्लिम लीग नून ने, जिनकी पंजाब में उस वक्त हुकूमत थी, लेकिन उनको वोट नहीं पड़ सके। आपको भी बात अच्छे तरीके से पता है कि अली जैदी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, जिन्होंने सियासत का आगाज तहरीक इंसाफ के सरबरा के साथ किया था, उनको वोट नहीं पड़ते थे, शख्सियत को नहीं पड़ते थे, एक ही नाम को पढ़ते थे, बल्ले पर वोट पड़ते थे। ये बात आपको पता है। अब आप किस तरह से वोट या लोगों को अपनी तरफ रागिब कर सकेंगे? देखिए मैं इसकी वही बताऊंगा कि इलेक्शंस के जब आएंगे तो उस वक्त लोग देखेंगे पॉलिसीज क्या है और एक तो उनकी खुद की क्या पोजीशन है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि वोट जो है PTI का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर 9 मई से पहले और आज में बड़ा फर्क हो रहा है। और यहाँ पे आप स्पेशली पंजाब में देखेंगे कि पंजाब में डायनामिक्स चेंज हो चुकी है और पंजाब इज ऑलवेज अ डोमिनेटिंग फैक्टर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। एक बात आपकी, चले 9 मई के बाद डायनामिक्स चेंज हो गई, मैं इस बात को भी मान लेता हूं। जहांगीर खान तरीन के साथ किस तरह से लोग अपने आप को एसोसिएट करेंगे, एक जो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हैं, और फिर उनके बारे में कहा जाता है, और ये था सर, आपने 2018 में हुकूमत बनाई थी, जहाज लेके जाते थे, 2 MNA MPA लेकर आ जाते थे, हुकूमत बनवा ली। लोग किस तरह से अपने आप को एसोसिएट करेंगे सर? खान साहब ने
उन्होंने भी उनके बारे में कुछ इस तरह की बात की थी? नहीं देखिए, मैं इस वक्त जो है, क्योंकि उसकी वजह है कि अभी मैं आपको क्लियर बताऊं कि पॉलिसी जो है अभी तक क्लियर नहीं है कि कैसे करेंगे। अलीम खान साहब और जो दूसरे लोग हैं, ये जैसे जब मंशूर बनेगा और नेक्स्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी में सवाल उठता है कि जिस पार्टी की अभी तक मंशूर रेडी नहीं है, उनको नहीं पता कि किस बुनियादों पर इलेक्शन लड़ना है, आपने उसको ज्वाइन कर लिया। उस दिन भी जब हम बैठे थे, एक चीज जो क्लियर है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि देखें आप जो बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, उसकी वजह यह है कि अली जैदी बहुत सारे लोग बैठे थे। देखिए अभी जो है पहले मंशूर बनेगा, उसकी जो है रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह होगी। उस दिन जो हमने किया था, ये अलीम खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने ऐलान किया था, पार्टी के मंशूर और पार्टी के रजिस्ट्रेशन वगैरह मेरे इंशाल्लाह एक हफ्ते में होगी, उसके बाद ही कोई मैं आपको कमेंट कर सकूंगा। चले सही, चलो ठीक है। मैं गुल अली साहब, आप क्या कमेंट करेंगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी? देखिए, मैं कमेंट नहीं कर सकती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। कोई अवाम जो है वो बेहतरीन जज हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मंच लेकर मैदान में उतरेंगी, और प्लस जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देखा जाएगा कि किन की लीडरशिप जो है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और क्या उनकी एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपको नहीं लगता आपके कॉम्पिटिटर बढ़ गया है? अब आपका वोट डिवाइड हो जाएगा, लोगों का वोट डिवाइड हो जाएगा। कंपटीशन नहीं बढ़ी और अवाम जो है वो बेहतरीन जजमेंट करने वाले हैं। हमारा जो मंशूर है वो तो ये होगा कि एक बेहतरीन, एक मजबूत इकोनॉमी होगी जिसमें एक डीपोलिटिसाइज्ड इदारे होंगे और मजबूत अकाउंटेबिलिटी के इदारे होंगे, और हुकूमत का काम ये होगा कि वो जीडीपी को बेहतर बनाए, और जीडीपी को बेहतर करने के लिए जो है वो अपने किसानों को भी तवज्जो दे, अपने मजदूरों को तवज्जो दे, अपने नौजवानों और स्टूडेंट्स पर खुसूसी तवज्जो दे। अच्छा गुलाली साहब, आपको कोई आइडिया है? आपने भी सियासत एक तवील अरसे की है, जाहिर सी बात है आप बेहतर तरीके से, अगर किसी एंकर के बारे में आप मुझसे पूछेंगे, मुझे पता तो होगा ना सूरत हाल उनके साथ चल क्या रही है। तो ये फवाद चौधरी हो गए या फैयाजुल हसन चौहान हो गए, ये जो पूरी महफिल लगी थी जिसमें एक पार्टी का अनाउंसमेंट हुई थी, मैं जरा ये मौलवी साहब से भी पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे, व्हाट डू यू थिंक, ये चेहरा क्यों छुपा रहे थे, उतना उदास क्यों लग रहे थे? ये तो एक बड़ा एक इवेंट होना चाहिए था ना, खुशी होनी चाहिए थी, उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। बस ये उनका, अब देखें ये मुझे वैसे हैरत हुई क्योंकि जो सियासत छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया, अच्छा, तो उसके बाद अचानक फिर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए। लेकिन इसमें बुनियादी जो इनको जो नुकसान पहुंचाया वो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके तरफ अमल ने पहुंचाया। इन बेचारों को जो 9 मई की दहशतगर्दी है उसमें इन्वॉल्व करवाया, और फिर 9 मई के बाद देखें आप आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन जो है वो एक और पार्टी जीत गई है। तो इसका मतलब है कि जो अवाम जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत सख्त है 9 मई के वाकयात और दहशतगर्दी के ऊपर, और होना भी चाहिए। और इसके अगर ये लोग जो हैं इस बुनियाद के ऊपर 9 मई के ऊपर जो है पार्टी से अलग हो गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनका अपना एक अच्छा फैसला है। लेकिन अब उनका अपना क्या विजन है, क्या मंशूर है वो, लेकिन मंशूर अभी बना नहीं है ना, अभी बनेगा मंशूर। मौलवी साहब ये बताइएगा, ये क्या, मैं जो मनाजिर भी दिखा रहा हूँ, ये फवाद चौधरी साहब हो गए, फैयाजुल हसन चौहान हो गए, आप लोगों को तो एक्साइटेड होना चाहिए था, नए सियासी सफर का आगाज होने जा रहा है। वो उदास चेहरे, झुके हुए चेहरे, मुंह पर हाथ रखा हुआ, ये क्या था और ये क्यों था? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये उस वक्त जब हम सब गए थे, ये पार्टी की अनाउंसमेंट जहांगीर तरीन साहब ने की है। सही है। और जब अनाउंसमेंट होने के बाद ठीक है ना, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और ये मैं आपको आज बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये जितने लोग बैठे थे ये सब ज्वाइन करें और इसमें या यही रहेंगे, इसमें बहुत से आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे। ये अभी देखें क्लियरिफाई होगा जब लोग ज्वाइनिंग करेंगे। इस वक्त मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि देखें जी 63 आदमी बैठे थे। एक चीज थी कि वो 63 आदमी बैठे थे जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं। सही है। अब उसमें देखें एक दफा जब फॉर्मेशन होती है, मंशूर आता है, पॉलिसीज आती है, उसके बाद ये सब जो है ऑफिशियली होता है। मैं आपकी बात सर 100% दुरुस्त मान लेता हूं, समझ लेता हूं, लेकिन सर व्हाट मेक्स यू थिंक लाइक दिस कि आपने बिना मंशूर, बिना किसी चीज के एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जहांगीर खान तरीन साहब को? या तो फिर शख्सियत पे आप चलेगा ना, फिर वो पुरानी बात में और अब में क्या फर्क? नहीं ना देखिए, अब आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि सबने ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइनिंग उस वक्त होती है जब आज मंशूर और रजिस्ट्रेशन होने के बाद इंशाल्लाह ज्वाइनिंग हुई। अच्छा। और वो एक सेरेमनी अलग होगी।
ये तो अनाउंसमेंट का था। और अभी अब इसका मतलब मैं आपको अभी कहूं कि आप इस्तेहकाम में पाकिस्तान के रहनुमा नहीं है। उसकी वजह जब तक एक चीज रजिस्टर नहीं हुआ है, उसका पॉलिसी नहीं बनी है। सर वैसे आज से पहले मेरा आप तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं, अभी जाहिर सी बात 1-1.5 साल में थोड़ी हो, आज से पहले कितनी लोगों ने पार्टियां का अनाउंसमेंट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, कितनी आप ऐसी तकरीबात में गए हालांकि आपने ज्वाइन नहीं करनी हो? देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें होती है जो कि एतमाद होता है और लोग जाते हैं बैठते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताऊं कि कई साल पहले आप ये देखें, पार्टी जो है इंशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पार्टी नहीं बनेगी, ये पार्टी बिल्कुल बनेगी, मगर चीजें क्लियर हो जाएगी उसके बाद। चले लास्ट कमेंट सर, मौलवी साहब लास्ट कमेंट, अगर ये पार्टी बन जाती है, आप ज्वाइन भी कर लेते हैं, चले ऑफिशियल ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अगर इस साल इलेक्शंस हो जाते हैं तो आप किसी भी सूबे में इलेक्शन हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे? नहीं, मैं कहूँगा, मैं बड़ी क्लियर कह दूं, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि हम किसी सूबे में हुकूमत, मैं बड़ी क्लियर कर दूं। उसकी वजह यह है कि देखिए, नई पार्टी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी सूबे में हुकूमत बनाए। ये जो है मतलब बिल्कुल ही ना, मैं कहूँगा। ठीक है, अच्छा चले, मैं टाइम की गिलत है। गुल अली साहबा, आप ये समझती है काफ लीग इस पोजीशन में है कि पंजाब या फिर विफाक में हुकूमत बना सके? आप ये मानेंगी या नहीं मानेंगी? अभी देखिए, मैं तो जो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त एक और प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, उनकी बात तो मैं नहीं करूंगी, उनके बारे में आवाम खुद जानते हैं। लेकिन जी, मैं एक आपको कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, वो नजरियाती जो वर्कर्स हैं, जो नीचे के वर्कर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो मेरे साथ, हमारे साथ राब्ते में हैं। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, स्टूडेंट्स हैं, हमारी खवातीन है, हमारा माजूर तबका है, हमारी अकलियतें हैं, वो इंशाल्लाह काफ लीग पाकिस्तान की, मैं आपको बता दूं अभी से कि इंशाल्लाह काफ लीग मुस्तकबिल की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी होगी, क्योंकि ये मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है। थैंक यू सो मच, टाइम की गिलत है, बहुत शुक्रिया आपका। आयशा गुल अली साहब हमारे साथ मौजूद थी, महमूद मौलवी साहब हमारे साथ। आपका वक्त देखना ही है कि जनाब आने वाले वक्तों में कौन सी पार्टी पूरे मुल्क की तरफ से नुमाइंदगी करेगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।